आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं विज्ञान के कुछ रोचक तथ्यों को आपसे बांटने के लिए एवं अपने परिवेश में जो भी पदार्थ हम देखते हैं उनको गहराई से समझने के लिए। आज एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा। हम अपने जीवन में जल का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, शायद सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे लिए वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ इसी से जुड़े हुए यानी जल से या और भी पदार्थों से जुड़े हुए कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, बांटेंगे, जिनसे आप इन पदार्थों को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर हम बात सिर्फ जल की करें तो हमने अपनी कक्षाओं में, अपनी किताबों में ये तो पढ़ा है कि उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो हम लिखते हैं H2O। ठीक है, एक मॉडल के द्वारा मैं आपको पानी के सूत्र को समझाने की कोशिश करूँगा और उसके पीछे वो कैसे बने हैं उसको आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें और मान लें कि ये हमारा एक जल का एक आणविक संरचना अगर हम इसको दिखाना चाहें तो आप समझेंगे कि ये दो बॉल हमने यहाँ फिट किए हैं, जो लगाए हैं, ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ये जो बीच में हमने एक पीले रंग का बॉल यहाँ आप फिक्स किया हुआ है, ये ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। और इन तीनों यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर एक जल का आणविक संरचना यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इन दोनों हाइड्रोजन जो हमारे आइटम्स हैं उनके बारे में सिर्फ बात करना चाहूँगा। मान लीजिए ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स यानी जो 2 परमाणु हैं वो एक बॉन्ड के एक आबंधन के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो अब हमें ये समझना होगा कि हाइड्रोजन जो एक तत्व के नाम हम ये शब्द उपयोग करते हैं कि हाइड्रोजन एक तत्व है, यह हमारी पूरी पृथ्वी में बहुत सारे तत्व जो पाए जाते हैं। तो तत्व क्या होते हैं? अगर हम आपको साधारण भाषा में समझाएं तो एक ही समान परमाणुओं से बने पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ कुछ कॉपर के तार रखे हुए हैं। आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे, यानी तांबे का तार हमने यहाँ जोड़ा है। ये भी इसके जो कण हैं, जो परमाणु कण हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक ही पदार्थ, एक ही समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं और इसी परमाणुओं से बनकर ये पदार्थ बनता है जो हम तांबा कहते हैं। इसके अलावा ये जो काठी, जो नेल आप देख रहे हैं, ये भी लोहे के परमाणुओं से बना हुआ है और ये हम कह सकते हैं आम भाषा में कि ये लोहे के तत्वों से मिलकर बना है। तो ये तो हमने एक परिभाषा दी आपको तत्वों की, लेकिन इसके बाद हम आपको इनसे हटकर 2 चीज़ों की बात आपसे और करेंगे। आपने ये शब्द ज़रूर अपने कक्षाओं में सुना होगा या अपनी किताबों में पढ़ा होगा, मिश्रण एवं यौगिक। आपने सुना है, किताबों में हमने पढ़ा है। चलिए बहुत ही आसान भाषा से हम इसको आज समझते हैं, लेकिन सबसे पहले हम मिश्रण एवं यौगिक को परिभाषित करेंगे। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम इसे आम भाषा में कह सकते हैं कि मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों का बना हुआ एक मिश्रण है जिसमें दोनों जो तत्व हम मिलाते हैं उनको किसी भी अनुपात में हम मिला सकते हैं एवं उनके बीच में कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। इससे हम क्या समझते हैं? यानी मिश्रण जब हम बनाते हैं, मिश्रण को बनाने के लिए जो घटक हम उपयोग करते हैं, जो तत्व हम उपयोग करते हैं, उनके रासायनिक गुण मिलने से, मिश्रण बनने से पहले जो गुण होते थे, मिलने के बाद यानी मिश्रण के बनने के बाद भी उनके जो गुण होंगे वो समान होंगे, यानी उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप हम सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं अपने वायुमंडल का। वायुमंडल जो विभिन्न प्रकार के गैसों से मिलकर बना है, इसमें बहुत सारे गैसेस पाई जाती हैं। उदाहरण स्वरूप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या और भी जो हम बात करते हैं ओजोन गैस की, बहुत तरीके की गैस हमारी वायुमंडल में पाई जाती हैं। लेकिन इनके जो गुण होते हैं वो अपने अपने गुण होते हैं। इनको अगर आप देखें या बहुत सारे प्रयोग भी करें तो आप पाएंगे कि अगर हम कहीं आग लग जाती है तो वहाँ पे हमने ये सुना है कि ऑक्सीजन दहन में सहायता करती है, लेकिन वहाँ पे नाइट्रोजन का कोई कार्य नहीं है, यानी जो उसके गुण हैं अपने अपने, वो अपनी अपनी जगहों पे कार्य करती हैं। तो वायुमंडल हमारा एक अच्छा उदाहरण है मिश्रण का। इसके अलावा जो हम स्याही यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, पानी में जब हम स्याही को मिलाते हैं, उसकी जो डाई को मिलाते हैं, तो मिलने के बाद भी उनके अपने अपने गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन एक और उदाहरण है जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अपने गाँवों में, स्कूलों में, अपने घरों में खासकर हमने इसका उपयोग किया है, लोटा, जो कि कहीं ना कहीं ब्रास का बना होता है। अब ब्रास को हम सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? पीतल। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहली बात, ये एक मिश्र धातु है, एक अलॉय है, जो कि 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक होता है जस्ता यानी जिंक और दूसरा होता है कॉपर।
मैंने आपको समझाने के लिए दोनों तत्वों को यहाँ रखा है। ये जो आप यहाँ छोटे छोटे से टुकड़े देख रहे हैं, ये जिंक यानी जस्ता के हैं, और यहाँ तो मैंने कॉपर को पहले भी दिखाया था, ये जो हमारे कॉपर के टुकड़े हैं। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि हमारा जो पीतल बनता है उसमें ये कैसे समाहित होते हैं। तो साधारणतः हम ये कहते हैं कि जो हमारा पीतल होता है वो लगभग 30% जस्ता होता है, एवं जो बाकी का 70% होता है वो हमारा कॉपर से बना होता है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है हमारे मिश्रण का। इसके अंदर जो जस्ता एवं तांबा जो मिला है उसके अपने अपने गुण निहित है। तो ये एक हमारा उदाहरण था मिश्रण का। तो मुझे उम्मीद है तत्व और मिश्रण अभी तक आपके सामने क्लियर होंगे। लेकिन अभी भी हमारे पास एक तथ्य बचा हुआ है जो कि है कंपाउंड का, यानी यौगिक का। तो आइए मैं आपको यौगिक को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम यौगिक को परिभाषित करें तो हम कैसे कर सकते हैं? हम कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा बनते हैं तो उस पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित मात्रा में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं तो उन्हें हम यौगिक कहते हैं। अब यौगिक में एक बात आपको ध्यान से समझना होगा कि यौगिक जब बनता है, जिस घटकों से, जिस अवयवों से वो बना हुआ है, उनके जो गुण थे रासायनिक प्रतिक्रिया से पहले जो गुण थे, उस रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद उनके वह गुण उसमें निहित नहीं रह जाएंगे। यानी जो हमारा बाद में पदार्थ बनेगा उसके गुण पिछले उसके घटकों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो आपने ये समझा कि किस प्रकार यौगिक को हम परिभाषित कर सकते हैं। अब हम अगर उदाहरण की बात करें तो एक सबसे अच्छा उदाहरण तो मैंने आपको जल का ही दिया था, जो कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना है। एक निश्चित अनुपात में जब हम उसको मिलाते हैं तो रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जल का निर्माण होता है। अब एक और उदाहरण है जो मैं आपको देना चाहूँगा, सोडियम क्लोराइड, या साधारणतः हम जिसे नमक कहते हैं। आप यहाँ देखें, मैंने यहाँ नमक को रखा है। एक बहुत ही रोचक तथ्य मैं आपसे बांटने वाला हूँ। आपने ये सुना होगा या शायद अभी तक ना पढ़ा हो, सोडियम और क्लोरीन ये दोनों ही एक ऐसे तत्व होते हैं जो बहुत ही अच्छे हमारे लिए नहीं होते। एक विषैले पदार्थ इन्हें हम कहते हैं, जिनको हम अगर इनहेल या खा लें या हमारे शरीर के साथ इनका कांटेक्ट बन जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब हम इसको एक रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है, जो कि नमक होता है, और जिसका उपयोग हम अपने आम जीवन में बहुत आसानी से करते हैं, और उसके बिना शायद हम अपने खानों को बना ही नहीं सकते। तो आपने समझा कि किस प्रकार तत्व और यौगिक एवं मिक्सचर एवं कंपाउंड जो होता है, यानी कि जो यौगिक होता है, वो कैसे अलग अलग होते हैं। एक और उदाहरण है जो मैं आपको देना चाहूँगा। ये हमारे पास चीनी रखी है। चीनी का उपयोग तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपको मैं इसके बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा। जो चीनी हम खाते हैं, साधारणतः हम इसे रसायन की भाषा में सुक्रोज कहते हैं। अब सुक्रोज क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बात यहाँ, सबसे जो महत्वपूर्ण बात आपको समझनी होगी, एक चीनी के अंदर सिर्फ बहुत सारे अलग अलग तत्व मिले होते हैं। उदाहरण स्वरूप कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, और इनके परमाणुओं की संख्या भी बताई जाती है उसमें। हम क्या साधारणतः ये कहते हैं कि सुक्रोज में कार्बन के 12 परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के 22 एवं ऑक्सीजन के 11। यानी आपने देखा कि इसमें सभी तत्वों का एक निश्चित अनुपात है और रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद चीनी का निर्माण होता है। तो ये तो हमने आपको जल की, सोडियम क्लोराइड यानी नमक की एवं चीनी की बात बताई। इसके अलावा भी अमोनिया जो आप उपयोग करते हैं खेतों में, इसके अलावा हम बहुत सारे रसायन उपयोग करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड। इस तरीके के जो पदार्थ हम पाते हैं अपने परिवेश में आसपास, ये सभी यौगिकों के एक उदाहरण हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपने तत्वों, यौगिकों एवं मिश्रण यानी मिश्रण को आसानी से समझ लिया होगा। आज मिश्रण के पद्धतियों को हम और अच्छे तरीके से समझेंगे, उसका जो वर्गीकरण है उसको समझेंगे। मिश्रण का जब हम वर्गीकरण करते हैं, जब उसको हम क्लासीफाई करते हैं, तो उसमें हम 3 चीज़ों की बात हमेशा सुनते हैं, पढ़ते हैं। आपसे मैं 3 शब्द कह रहा हूँ और आपने इनको ज़रूर किताबों में पढ़ा होगा या इनका नाम ज़रूर सुना होगा। विलयन, निलंबन एवं कोलॉइड, यानी सॉल्यूशन, सस्पेंशन एवं कोलॉइड। आपने सुना है। आइए आज हम इन तीनों को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और इनको हम परिभाषित करेंगे और इनके गुणों को समझेंगे एवं इनके उदाहरणों को अच्छे तरीके से साझा करेंगे। आइए सबसे पहले बात हम विलयन की करेंगे, यानी सॉल्यूशन की करेंगे। देखिए,
सॉल्यूशन यानी विलयन को हम वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हम विलयन को बनाते हैं, यानी जब भी हम किसी दो पदार्थों को मिलाकर एक विलयन का निर्माण करते हैं, उसके अंदर जो कण होते हैं, जो सल्यूट जो होते हैं, जो विलय होते हैं, वो उस विलायक में यानी सॉल्वेंट में बहुत अच्छे तरीके से घुल जाते हैं और एक समान घुलते हैं, और इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको दिखाई नहीं देते। इसलिए साधारणतः हम विलयन को वास्तविक विलयन भी कहते हैं। आइए अब हम विलयन को परिभाषित करें। विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक तत्वों का या पदार्थों का, जिसे हम साधारणतः ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का एक समांगी मिश्रण है। कैसे? समांगी का यहाँ क्या अर्थ हुआ? समांगी का अर्थ हुआ एक समान तरीके से वितरित होना पूरे विलयन में। उसके जो हमारे कण होते हैं, जिनको हम घुलाते हैं, जिनको हम घोल के अंदर बनाते हैं, उनके कण मिश्रण में जाके, जो हमारा विलयन उसके अंदर जाके वो घुल जाते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वो पूरे नीचे से ऊपर तक घुल जाने की वजह से वो हम एक समांगी मिश्रण कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में होमोजेनियस मिक्सचर भी कहते हैं। तो ये तो हमने बात की विलयन की। अब हम इसके कुछ विशेषताओं की बात आपसे करें। सबसे पहली विशेषता, एक विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, ये तो हमने आपको बताया। इसके अलावा वह बहुत ही साफ और पारदर्शी होता है, यानी आप इसके आर पार देख सकते हैं। तीसरा, इसके अंदर जो कण होते हैं, आप इनको फिल्टर पेपर के द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। साधारणतः देखिए, मैं आपको एक और फैक्ट यहाँ, एक और तथ्य बताना चाहूँगा। हम एक इकाई का उपयोग करते हैं लंबाई को मापने के लिए, बहुत ही सूक्ष्म, जब छोटे छोटे आकार के कणों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम नैनोमीटर का उपयोग करते हैं। और साधारणतः ये कहा जाता है कि सॉल्यूशन के जो, यानी हमारे जो विलयन के कण होते हैं, उनका जो आकार होता है, जो साइज़ होता है, वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। ऐसा साधारणतः किताबों में हम पढ़ते हैं। तो यानी कि इसके जो कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। चलिए, तो हमने उसके आकार की बात की। अब उसका जो आखिरी विशेषता, हम बहुत ज़रूरी, जो बहुत महत्वपूर्ण एक विशेषता है, वो है कि इसके जो कण होते हैं वो बहुत ही स्थायी होते हैं। यानी कि अगर आप उसको घोल देते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो घुलने के बाद नीचे की तरफ बैठते नहीं हैं, वो पूरे एक तरीके से उसमें मिश्रित रहते हैं। चलिए, ये तो हमने बात की विलयन की, लेकिन अब इसका उदाहरण क्या है और कहाँ हम इनको पाते हैं? आपने घर में चाय बनते हुए देखा होगा। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपने जूस भी पिया होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे माता पिता या हमारे जो बड़े होते हैं, वो पानी में चीनी या नमक घोलकर हमें पिला देते हैं, या हम अपने घरों में खाने में सिरके का उपयोग करते हैं, यानी विनेगर हम जिसे कहते हैं। ये सभी एक विलयन के उदाहरण हैं। ये तो हमने सुना है या हमने देखा भी है। आइए, विलयन के बाद अब हम निलंबन की बात करते हैं, यानी सस्पेंशन की बात करते हैं। निलंबन क्या होता है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, जिसके अंदर जिन ठोस पदार्थों को हम उस विलयन हम निलंबन में डालते हैं या निलंबित मिश्रण में डालते हैं, तो डालने के बाद जो उसके कण होते हैं वो उसके अंदर घुलते नहीं हैं, क्योंकि उनका आकार बहुत बड़ा होता है। तो अब हमें ये समझना होगा कि इसके जो आकार होते हैं, ये तो हमने कहा कि बड़े होते हैं, लेकिन इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, यानी निलंबन की खासकर विशेषता क्या होती है? सबसे पहली विशेषता कि ये एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके जो कण होते हैं, आप उनको अगर फिल्टर पेपर से छानें तो आप उनके कणों को फिल्टर पेपर के ऊपर पाएंगे, यानी इनके कण आकार में बहुत बड़े होते हैं। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। यहाँ विषमांगी मिश्रण का क्या अर्थ हुआ? एक ऐसा मिश्रण जिसके अंदर जो ठोस पदार्थ डालने पर ये घुलते नहीं हैं, बल्कि ये ऊपर तैरते रहते हैं, झूलते रहते हैं। इसलिए हम इसको एक निलंबन की शब्द के द्वारा पुकारते हैं या बुलाते हैं। आइए, ये तो हमने इसके विशेषताओं की बात की। अब हम समझते हैं कि इसका उदाहरण क्या है। आपने देखा होगा कि ठंड के दिनों में कुहासा हमने देखा ही है, फॉग हमने देखा ही है। जब भी सुबह का वक्त होता है तो आप देखेंगे सादे तरीके की, जो नीचे की तरफ हमें लगता है कि बादल की तरह हमें कुछ दिख रहा है, बहुत ही धुंधला सा दिखाई देता है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से कण सस्पेंडेड होते हैं, यानी निलंबित होते हैं, जिसकी वजह से हमें वो बहुत ज़्यादा साफ नहीं दिखाई देता। इसके अलावा जब आप मिट्टी और पानी को मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि मिट्टी के कण बहुत कुछ समय को छोड़ देने पर नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, तो वो भी एक उदाहरण है निलंबन का। इसके अलावा अगर हम एक चौक के बुरादे जो होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, अगर उसको पीस कर पानी में डाल दें तो भी एक हमारा वो उदाहरण हो सकता है सस्पेंशन का या निलंबन का। तो ये कुछ उदाहरण हमने आपको दिया। इसके अलावा हमारे रास्ते पे चलते वक्त आपने अक्सर देखा होगा कि धूल मिट्टी के कण हमें यहाँ उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो भी एक तरीके के हवा में निलंबित छोटे छोटे कण होते हैं, जो कि एक उदाहरण है हमारे निलंबन का। तो ये हमने बात की आपसे
विलयन की और निलंबन की। आइए आखिर में बात करते हैं कोलॉइड की। कोलॉइड क्या होती है? कोलॉइड एक ऐसा मिश्रण है जिसके कणों का आकार विलयन के कणों से बड़ा लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। यानी विलयन एवं निलंबन के आकार कणों के बीच का मध्यवर्ती आकार जो होता है वो कोलॉइड के कणों का होता है। तो हम ये तो एक परिभाषा, साधारण एक परिभाषा थी जो हमने आपको दी है। अब इसकी विशेषताओं को अगर हम इसको आपसे बांटें तो आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि कोलॉइड क्या होती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोलॉइड एक ऐसा मिश्रण है जिसको अगर आप फिल्टर पेपर में छानते हैं तो आप उसके कणों को छानने के बाद प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके भी कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। दूसरा और एक और इम्पॉर्टेंट जो हम फैक्ट आपको बताना चाहेंगे, कोलॉइड देखने में तो एक समांगी मिश्रण लगता है लेकिन वास्तव में वो एक विषमांगी मिश्रण है। अगर आप दूध को अगर आप ध्यान से देखें, दूध के अंदर सिर्फ दूध किस किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? साधारणतः हम ये कहते हैं कि दूध फैट, वाटर एवं प्रोटीन का एक मिश्रण है, यानी वसा, जल एवं प्रोटीन का मिश्रण होता है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वो तीनों अलग अलग होते हैं जिनको आप पार्थक कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि उसके जो कण होते हैं वो देखने में तो भले ही हमें समांगी लगे लेकिन वो विषमांगी होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोलॉइड के कणों का आकार विलयन के कणों से तो बड़ा होता है लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। तो ये तो दो मैंने आपको विशेषताएं बताई। एक तीसरी विशेषता भी इसकी बहुत खास है, इसके भी जो कण होते हैं ये भी स्थायी होते हैं। यानी इसके जो कण हैं वो कुछ देर छोड़ देने पर आप नीचे की तरफ नहीं बैठते, तो पानी के घोल के अंदर वो तैरते रहते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हमने आपको बताई हैं कोलॉइड की। अब एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कोलॉइड का, जो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर उपयोग किया होगा। हम सबसे पहला उदाहरण आपको कोलॉइड का जो देना चाहेंगे वो दूध का ही देना चाहेंगे। तो दूध एक तरीके का कोलॉइड है। दूसरा, अगर आप देखें अपने घरों में अक्सर ये देखा होगा कि हम जो बॉडी लोशन यूज़ करते हैं ठंड के दिनों में लगाने के लिए, वो भी एक तरीके का कोलॉइड है। इसके अलावा हम आपको एक उदाहरण देते हैं पेंट का। पेंट हो गया, ग्रीस जो हम गाड़ी के चक्कों में उपयोग करते हैं वो भी एक तरीके का कोलॉइड है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपसे शैम्पू जो हम उपयोग करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं वो एक ना कहीं कोलॉइड का ही एक उदाहरण है। इसके अलावा जो जेली आप बच्चों को खिलाते हैं, आप जो बटर खिलाते हैं, वो भी विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं हमारे कोलॉइड के जो हम आम दिनों में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो आइए, मेरे पास 3 सॉल्यूशन है जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ रखे हुए हैं। अब हमें ये तीनों को पहचानना है कि इसमें वास्तविक विलयन यानी साधारणतः विलयन कौन सा है, निलंबन कौन सा है एवं कोलॉइड कौन सा है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना विलयन की जो परिभाषा थी कि उसके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो बहुत साफ और पारदर्शी होता है। तो अगर आप ये तीनों सॉल्यूशन को यानी विलयनों को देखें, यानी जो हमारा मिश्रण है तीनों का वो देखें, तो इसमें आप पाएंगे कि ये जो रंगों वाला पानी है इसके जो कण हैं वो बहुत अच्छे तरीके से घुल चुके हैं और बहुत साफ और आर पार दिखाई दे रहे हैं। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये एक वास्तविक विलयन है। आइए अब इसको हम फिल्टर पेपर के द्वारा छान लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसके कण हमें प्राप्त होते हैं या नहीं होते। तो आप देखिए, मैंने यहाँ फिल्टर पेपर को मोड़ के पहले ही रखा हुआ है। ये हमारा एक फनल है। आइए अब इसके द्वारा हम पानी को छान लें। तो पानी हमारा देखिए आस्ते आस्ते नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसको थोड़ा हम ग्लास रॉड से मिला लेंगे ताकि पानी अच्छे तरीके से फटाफट नीचे की तरफ जा पाए। तो आप देखेंगे, साफ साफ पाएंगे कि ये जो हमारा सॉल्यूशन हमने देखा, या आप अगर ध्यान से थोड़ा यहाँ फोकस करें तो आप पाएंगे कि इसके अंदर कोई कण ना आपको विलयन के अंदर प्राप्त हो रहे हैं और ना ही यहाँ फिल्टर पेपर पे कोई कण हमें प्राप्त हुआ। यानी इसके कण बहुत सूक्ष्म हैं और ये एक उदाहरण है वास्तविक विलयन का। आइए अब एक दूसरा मिश्रण है हमारे पास जिसको हम थोड़ा छानने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम एक दूसरे फिल्टर पेपर का उपयोग करते हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो बीच वाला हमारा मिश्रण है ये किस प्रकार का मिश्रण है, यानी क्या ये निलंबन है, निलंबन के प्रक्रिया को बताता है, या फिर ये एक कोलॉइड है। तो आइए हम उसकी विशेषताओं को पहले समझ लें और उससे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये मिश्रण हमें बता पाएगा कि ये कौन सा तरीके का मिश्रण होगा। अब हम इसको छान रहे हैं फिल्टर पेपर के द्वारा। इसको छानने में थोड़ा समय लगेगा, तो थोड़ा सा हम इसको ग्लास रॉड की मदद से
जल्द से जल्द इसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं। आप ये पाएंगे कुछ देर के बाद, जब हम इसको नीचे की तरफ पानी जब हमारा चला जाएगा तो आप पाएंगे कि, चलिए मैं एक बार थोड़ा और इसको डाल दूं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको देख पाएँ। सबसे पहली बात कि ये इसका जो घोल है वो पारदर्शी नहीं है, यानी ये एक विलयन तो नहीं है। दूसरा, इसको जो कण है वो साधारणतः बड़े होंगे, और ये हम आपको जो उदाहरण देना चाहते हैं ये एक निलंबन का उदाहरण है। इसके नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको चॉक के पाउडर्स दिखाई देंगे। इसमें हमने चॉक और पानी को मिलाया था, जो कि एक अच्छा उदाहरण है हमारे निलंबन की प्रक्रिया को दिखाने का। तो ये हमारा निलंबन की प्रक्रिया थी जो हमने आपको दिखाई। आइए एक तीसरे और आखिरी फनल फिल्टर पेपर के द्वारा हम आपको कोलॉइड की प्रक्रिया को दिखाते हैं। ये हमारा आखिरी फिल्टर पेपर है जो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ हमारा जो फनल है उसमें। और इसको लगाने के बाद ये तो आप पहचान ही पा रहे हैं, ये हम अपने घरों में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, दूध। तो दूध एक अच्छा उदाहरण है कोलॉइड का। आस्ते आस्ते ये नीचे की तरफ चला जाएगा फिल्टर पेपर के द्वारा। और दूध हम साधारणतः एक उदाहरण अच्छे तरीके से एक उदाहरण के स्वरूप इसे बता सकते हैं कि जो हमारा दूध है वो एक अच्छा उदाहरण है कोलॉइड का, जो कि मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार हम कोलॉइड, निलंबन एवं वास्तविक विलयन को परिभाषित कर सकते हैं, उसके उदाहरणों को समझ सकते हैं। हम आपको कोलॉइड की एक खास विशेषता बताते हुए जाते हैं, जो कि आप ज़रूर अपने घर में एक बार कोशिश करेंगे करने की, एवं इसको हम अपने जीवन में, इस विशेषता को अपने जीवन में हम ज़रूर पाते हैं। कोलॉइड को तो हमने परिभाषित किया ही आपके सामने, लेकिन कोलॉइड की एक बहुत ही खास विशेषता है। जब भी आप कोलॉइड के जो अलग अंदर जो कण हैं उस पर जब आप प्रकाश पुंज डालते हैं, यानी प्रकाश को डालते हैं, रोशनी डालते हैं, तो इसके अंदर के जो कण होते हैं वो इस प्रकाश के किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं, यानी स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कण तो भले हमें दिखाई ना दे, लेकिन उस प्रकाश का पथ हमें उस कोलॉइड के सॉल्यूशन में, यानी मिश्रण में, जो मिक्सचर है हमारा उसमें हमें दिखाई देता है। तो एक एक्टिविटी द्वारा हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये पथ हमें कैसे दिखता है। और इस इफ़ेक्ट को, इस प्रभाव को हम टिंडाल इफ़ेक्ट कहते हैं, जिन्हें सर जॉन टिंडाल ने बताया था। सबसे पहले उन्होंने ही इसको परिभाषित किया था, बताया था इस इफ़ेक्ट के बारे में। लेकिन अब आप इसको देखते कहाँ हैं अपने जीवन में? आप अक्सर देखते होंगे कि घर में जब रोशनी, धूप आती है तो किसी एक छिद्र से धूप आने पर उसके सामने हमें धूल कण के, जो मिट्टी के कण होते हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं, बहुत कि वो हमारे सामने उड़ रहे हैं। वो एक इफ़ेक्ट है जो कि टिंडाल इफ़ेक्ट हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाता है। न सिर्फ ये, इसके अलावा जब आपने देखा होगा रात के समय जब भी हेडलाइट हम गाड़ी का जलाते हैं, सामने में जो हमारे धूल मिट्टी के कण है वो बहुत साफ तरीके से हमें दिखाई देते हैं। तो वो भी एक इफ़ेक्ट है, टिंडाल इफ़ेक्ट जिसे हम कहते हैं। तो आइए अब हम उस एक्टिविटी के द्वारा आपको इस प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हमें रोशनी को बंद करना होगा, तभी ये अच्छे से आपको दिख पाएगा। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया टिंडाल इफ़ेक्ट के बारे में, आइए इस एक्टिविटी के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे हाथ में एक लेज़र पॉइंटर है, आप देख सकते हैं, और ये हमारा कोलॉइड का सॉल्यूशन है। आइए अब इसमें हम इस प्रकाश पुंज को डालते हैं और देखते हैं कि क्या हमें इस प्रकाश का पथ दिखाई देता है। तो आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, तो जब हमने इस लेज़र लाइट को इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में डाला, मिश्रण में डाला, तो हमें ये जो पथ है प्रकाश का वो बहुत अच्छे तरीके से साफ दिखाई दे रहा है। स्क्रीन में आपको ये बड़ा ही थोड़ा बीच का जो पथ है वो थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही पतला सा एक लाइन होता है प्रकाश का, जो हमें यहाँ साफ दिखाई देता है। और आप मेरे हाथ पे भी इस प्रकाश को देख पा रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छे उदाहरण है हमारे टिंडाल इफ़ेक्ट का, जो हमने आपको इस एक्टिविटी के द्वारा दिखाने की कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूँ ये जो तीनों वर्गीकरण हमने आपको मिश्रण का बताया है, जो चीज़ें हमने आपको समझाई हैं, वास्तविक विलयन की, निलंबन की एवं कोलॉइड की, वो आप बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। लेकिन हमें इसे सिर्फ समझना नहीं है, हमें अपने परिवेश में जितने भी पदार्थ हम देखते हैं उनको इस वर्गीकरण के बेसिस पे हमें पहचानना होगा कि वो कौन कौन से मिश्रण हैं। यानी कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन को, यानी विलयन को या मिश्रण को देखते हैं, तो हमें इसे क्लासीफाई करना होगा, बांट लेना होगा कि हाँ, ये जो हमारा मिश्रण है ये एक विलयन है, या फिर ये निलंबन है, या ये कोलॉइड है। तो अगर आप इन तीनों को पहले समझ जाएंगे तो आप इसे वर्गीकरण इसका कर पाएंगे और आप इसे समझ पाएंगे, और यही हमारी कोशिश भी है। तो हम आशा करते हैं ये चीज़ें हम अब तक पहुंचा पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।